One is with regard to the electoral reforms. What we have done in the budget is to just give the outline. और आउटलाइन ये है कि 70 वर्ष बाद हम कोई ना कोई प्रक्रिया लाएं जिसमें पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन हो पाए। और इसमें हमने ये सुझाव रखा है कि चेक की जो पेमेंट हो, एक व्यवस्था हम लोगों ने 2002 में जब सरकार थी, और मैंने हमेशा स्वीकार किया है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, मनमोहन सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, उसकी रिकमेंडेशंस भी थी, हमने उसको मिला था, और उस वक्त सरकार, वाजपेयी जी की सरकार, उस संशोधनों को लाई थी। थोड़ा फर्क पड़ा, बहुत फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जब मौजूदा राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, तो मैंने उनको एक प्रस्तावना दी थी उस तरफ से कि क्योंकि इसमें और सुधार करना है, सो पास टू थ्रू ट्रस्ट जो हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट, मैंने एक पत्र उनको लिखा था, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में ये डिटेल्स ना आए। तो उस वक्त के बजट में उन्होंने फाइनेंस बिल में उसको स्वीकार किया था। थोड़ा उससे भी अंतर हुआ, लेकिन आज भी ये फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमने ये चुनाव आयोग का सुझाव था कि कैश डोनेशंस को 2000 पे लाया जाए, हमने वो सुझाव को रखा है। दुनिया भर में डिजिटल फॉर्म में कलेक्शन होता है, और वो उस तरह से जितना कलेक्शन होगा उस पर भी टैक्स की माफी रहेगी, ये प्रावधान है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम बनेगी, और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल उस स्कीम बनाने के लिए जो जो उनके सुझाव हैं हम लोगों को दें, ताकि इसको किस तरीके से बिल्कुल क्लीन किया जा सके। अब एक बहुत स्वाभाविक कठिनाई है, एंड देयर इज अ लेजिटिमेट डिफिकल्टी। People have been wanting to give by check, but they cite two practical reasons why they don't want to do it. Our names get disclosed, the opponents will target us, and tomorrow when we do business, somebody will file a PIL and say, you gave money in election, so you have got a contract. तो उनको लगता है कि अगर हम ईमानदारी से देते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से देते हैं तो कोई कठिनाइयां तो नहीं पैदा कर लेंगे। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। तो इसलिए ये दोनों तरीकों से एक हम लोगों ने सुझाव इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रखा है। और जो कल्पना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी, खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा, केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा, और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। किसने कितने का खरीदा है ये तो बैंक में पता होगा, लेकिन उसने किस किस को कितना दिया है ये केवल उसको पता होगा। और ये जो आनंद जी अभी समस्या बता रहे थे, इसमें आपको भी लाभ होगा, जो विपक्ष में है उसको लाभ होगा। और इसलिए सरकार में रहकर ऐसा कानून बनाना कि जिसमें विपक्ष को भी मिलता रहे, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जो स्कीम बनाएंगे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के तहत, इस स्कीम में क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का इसमें अपना अपना अनुभव है, तो अपने सुझाव हम लोगों को भेज दें, मिलकर भी बतला दे, ताकि इसकी स्कीम ऐसी बन जाए जिसमें क्लीन फंडिंग की गुंजाइश देश के अंदर बढ़ जाए। और यह मुझे लगता है कि अगर हम लागू कर पाते हैं तो क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग के लिए एक बड़ा कदम आगे बढ़ सकता है। कृषि के संबंध में मैंने ऑलरेडी अभी बतलाया कि कृषि में भी हमने साधन बढ़ाए हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी बढ़ाए हैं, मनरेगा को भी बढ़ाया, क्योंकि जब
फसल में कमजोरी रहती है तो इसलिए जो लेबर है उसको अन्य तरीकों से पैसा मिलते रहना चाहिए। और एक बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम हम लोगों का सरकार का है कि जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक साधन जाएं, इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से, रूरल रोड्स के माध्यम से, इरिगेशन के माध्यम से, रूरल हाउसिंग के माध्यम से, कि जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आमदनी और आय बढ़ पाए। बार बार एनपीएस का जिक्र आता है। एनपीए को की समस्या को हम सरल तरीके से अर्थ समझ लें। ये एनपीएस कोई हजारों लाखों कंपनियों के साथ जुड़े हुए विषय समस्या ऐसा नहीं है। ये 20 या 30 बड़े अकाउंट्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। और ये बड़े अकाउंट्स कोई इस सरकार के कार्यकाल में क्रिएट नहीं हुए, पहले के हैं। बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ब्याज बढ़ रहा है। पेमेंट आप वापस करोगे नहीं और ब्याज बढ़ता जाएगा, तो इसलिए वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़े, उसका हम लोग कारण भी समझ लें। बैंक उद्योग और व्यवसाय को लोन दे, ये अपने आप में अच्छी बात है। उसी के आधार पर तो बिजनेस चलेगा, अर्थव्यवस्था चलेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों को एक स्वाभाविक रूप से कठिनाई आई, और जो क्षेत्र थे, और हर क्षेत्र की अपनी सेक्टोरल प्रॉब्लम थी। सबसे अधिक हुए स्टील के क्षेत्र में। स्टील की कंपनियां बढ़ गई, कोयले की खानें आपने बहुत सारी लोगों को दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चाइना की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई। चाइना ने सस्ता स्टील पूरी दुनिया में बेचना शुरू कर दिया, और केवल भारत में नहीं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह यह चुनौती आई। अमेरिका ने 286% एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज स्टील पे लगा दी। ब्रिटेन क्योंकि ईयू का हिस्सा था और ईयू ने कार्रवाई नहीं की, तो वहां जो स्टील प्लांट थे उसकी स्थिति हमें मालूम है। हम लोगों ने तुरंत इस पे कार्रवाई शुरू की। एमआईपी, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी लगाया, थोड़ा ड्यूटीज भी बढ़ाई, और इंडियन स्टील कंपनीज इन सब कदमों से धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन के अंदर अब आ गई है। दूसरी समस्या टेक्सटाइल्स की थी, जिसमें हम लोगों ने पूरा एक लंबा पैकेज अनाउंस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को पीएसयूज और सरकारी ऑर्डर्स और राज्य सरकारों से ज्यादा पैसा लेना है, वो आर्बिट्रेशंस और हाईकोर्ट्स में पेंडिंग है, और वो आगे बैंक को नहीं दे रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से हम लोगों ने तय किया कि जो अवार्ड आर्बिट्रेशन जीत गया उसको 75% दो, और फिर अगर कानूनी लड़ाई लड़नी है तो लड़ते रहो, ताकि अर्थव्यवस्था का कम से कम तकलीफ ना हो। और वो प्रक्रिया अब लागू करनी शुरू की है। बिजली के क्षेत्र में प्राइवेट प्लांट्स भी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भी, और इसमें बड़ा हिस्सा स्टेट्स का था, तो उदय स्कीम पूरी लाए इसको हल करने के लिए। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सेक्टर्स को हम लोग एड्रेस करें, ताकि इन सेक्टर्स को एड्रेस करेंगे तो उस इंडस्ट्री को वापस अपने पांव पे खड़ा कर पाएंगे कि वो ऋण दे पाए वापस। केवल पूरा सेक्टर बैठ जाए, बैंक का पैसा डूब जाए, ये अपने आप में सही उसका रास्ता नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरा इसका प्रयास किया है। बैंकों को कैपिटल की जरूरत है, कुछ हम लोगों ने दिया है, आवश्यक होगा तो और हम लोग देने का प्रयास करेंगे।